हेलो फ्रेंड्स, समर्पण आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल फर्स्ट डे था हमारा घटना चक्र ई दृष्टि का। कल हमारा फर्स्ट डे था और इसमें हमने कवर किया था राष्ट्रीय परिदृश्य। राष्ट्रीय परिदृश्य का पहला पार्ट हमने कर लिया है। अब आज हम राष्ट्रीय परिदृश्य का दूसरा पार्ट करेंगे। हमारा टारगेट है कि आपको एग्ज़ाम में 29 से 30 मार्क्स करंट अफेयर्स में स्कोर हो। आपका आउट ऑफ 32 33 क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें से आपका 29 to 30 मार्क्स स्कोर हो। ये हमारा टारगेट हम लेके चल रहे हैं और इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। इसके लिए हमने दृष्टि की पूरी सीरीज़ चलाई है, उसको हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद घटनासार और भी इम्पोर्टेंट MCQs जो अदर हैं उनको भी हम कवर करेंगे करंट अफेयर सेक्शन में। और इन सब की प्लेलिस्ट जो है, इसकी जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे, समर्पण आईएएस पे। तो स्टार्ट करते हैं। जन सुरक्षा योजना के 10 वर्ष पूर्ण 2015 से 2025। भारत में सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देने के लक्ष्य से 9 मई 2015 को केंद्र सरकार ने 3 महत्वाकांक्षी जन सुरक्षा योजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना। पहली जीवन ज्योति, दूसरी सुरक्षा बीमा और तीसरी अटल पेंशन योजना। ये सब कब शुरू हुई? 10 वर्ष पूर्व 2015 में। डेट क्या थी? 9 मई 2015। इससे क्या हुआ? सामाजिक सुरक्षा मिली। सामाजिक सुरक्षा। इन योजनाओं का अभिप्राय था कि समाज के निम्न आय एवं असंगठित वर्ग जो अब तक बीमा पेंशन जैसी सुरक्षा से वंचित थे, उन्हें मामूली प्रीमियम, योगदान पर जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा एवं नियमित पेंशन जैसी सुरक्षाएं प्रदान की जाएं। 9 मई 2025 को तीनों सामाजिक सुरक्षा जन सुरक्षा योजनाओं के 10 वर्ष पूर्ण होने पर इसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 10वीं। अप्रैल 2025 तक PMJJBY, PMSBY और APY के अंतर्गत क्रमशः 23.6 करोड़, 51 करोड़ और 7.6 करोड़ से अधिक नामांकन किए गए। कितने किए गए? PM जीवन ज्योति बीमा में 23.6 करोड़, PM जीवन ज्योति में सुरक्षा बीमा योजना में 51 करोड़ और 7.6 करोड़ अटल पेंशन योजना में नामांकन किए गए। PMJJBY जीवन ज्योति बीमा योजना में 9 लाख से अधिक परिवारों के लिए 18,398 करोड़ रुपए की बीमा राशि प्रदान की गई। अभी तक 18,398 करोड़ से अधिक की जीवन बीमा राशि प्रदान की जा चुकी है। अटल पेंशन योजना APY के तहत 8 करोड़ से अधिक लोगों ने इसमें नामांकन कराया, जिससे उन्हें बुढ़ापे में नियमित पेंशन की सुविधा प्राप्त हो। अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं कौन कौन सी चल रही हैं ये भी देखेंगे। पहली, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYM योजना। ईयर याद करना ज़रूरी है, मैच द फॉलोइंग में कई बार आ जाता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019 में शुरू हुई। PM किसान 2019। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017 में हुई और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2017 में स्टार्ट हुई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करें हम, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक बीमा योजना है जो किसी भी कारण से मृत्यु हो जाने पर जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। किसी भी कारण से मृत्यु होगी तो जीवन बीमा कवर प्रदान करेगी। मगर इसकी जो एज लिमिट है 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति जो भाग लेने वाले बैंकों, डाकघरों के खाताधारक हैं, वे इसमें शामिल हो सकते हैं। एज लिमिट क्या है? 18 से 50 इसकी एज लिमिट है, वही लाभार्थी हो सकते हैं इसमें। PMJJBY 18 से 50 वर्ष की आयु समूह के सभी ग्राहकों को 2 लाख रुपए का एक वार्षिक टर्म जीवन कवर प्रदान करती है। कितने का? 2 लाख का। यद्यपि इसमें प्रत्येक ग्राहक को प्रतिवर्ष 436 रुपये प्रीमियम देय होगा। एक वर्ष में इस बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए 436 रुपये प्रीमियम देना होगा, जो ग्राहक के बैंक अथवा डाकघर के खाते से स्वतः ही कट जाएगा। ये अमाउंट बैंक के में आपका खाता हो या डाकघर में हो, अगर आपने इसके लिए एनरोल किया हुआ है JJBY के लिए, जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए,
ये अमाउंट आपका हर साल एक बार आपने एनरोल कर लिया तो हर साल ऑटोमेटिक आपका ये अमाउंट आपके अकाउंट से कट जाएगा। अगली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है। ये जीवन बीमा थी और ये दुर्घटना है, केवल दुर्घटना पे बीमा कवर होगा। इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति की मृत्यु अथवा दोनों आँखों की पूर्ण और अपूर्णीय क्षति या पैरों के उपयोग की हानि या एक आँख की दृष्टि की हानि तथा एक हाथ एक पैर की हानि होने पर बीमा राशि 2 लाख रुपये है। 2 लाख रुपये बीमा राशि दुर्घटना पे प्राप्त होगी। यद्यपि एक आँख की दृष्टि की पूर्ण और अपूर्णीय हानि या एक हाथ या पैर के उपयोग की हानि होने पर बीमा राशि 1 लाख रुपये है। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच प्रति व्यक्ति सदस्य को 20 रुपये वार्षिक प्रीमियम दे है। उसका जीवन ज्योति का कितना था? 18 से 50 साल एज लिमिट थी और प्रीमियम कितना था? 436। और सुरक्षा बीमा का कितना है? SBY 18 से 70 एज और प्रीमियम कितना है? 20 रुपये। तीसरा है इस पार्ट का जन सुरक्षा का अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र अनऑर्गेनाइज सेक्टर के श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है। भारत का कोई भी नागरिक आयकर देने वाले नागरिकों को छोड़कर, तो ध्यान रखना इसमें आयकर देने वाला नागरिक इसका पार्ट नहीं बन सकता अटल पेंशन योजना का, जिसकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच हो। एज लिमिट क्या है इसकी? 18 से 40 में शामिल हो सकता है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद मृत्यु पर्यंत तक 1,000 रुपये प्रति माह से लेकर 5,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों के द्वारा योगदान के आधार पर दी जाएगी। 1,000 से 5,000 तक की पेंशन है। जैसा आपने सब्सक्राइब किया हो, जितना आप प्रीमियम पे कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। देखो, हमने पूरी कोशिश किया है कि आपको डेटा जो है, जो करंट एग्ज़ाम रेलिवेंट डेटा है, वो हम पूरी तरह से फ़िल्टर करके दें, जिससे आपको काम आपका आसान हो जाए। आपको सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देना हो और कम से कम पढ़ाई में आपको मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर सकें करंट में। हमारा यही लक्ष्य है कि जो भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं वो करंट अफेयर्स में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। इसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ हमारा साथ देना है और क्लास से लगातार जुड़े रहना है। विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 फिल्म, मीडिया, संगीत, गेमिंग और एनिमेशन जैसे रचनात्मक क्षेत्रों से आय अर्जित करने वाली अर्थव्यवस्था को क्रिएटिव अथवा ऑरेंज इकोनॉमी। देखो, ये क्वेश्चन इकोनॉमी से रिलेटेड भी है। इकोनॉमी में कई बार क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है कि फिल्म, मीडिया, संगीत, गेमिंग और एनिमेशन से संबंधित जो इकोनॉमी है उसको क्या कहेंगे? तो इसका आंसर है ऑरेंज इकोनॉमी। इसी आर्थिक क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 वेव्स 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया? मुंबई में वेव्स 2025 आयोजित किया गया। इसका फुल फॉर्म क्या है इंग्लिश में? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। वेव्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र का भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रथम वैश्विक शिखर सम्मेलन है। प्रथम है इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। पहला प्रथम वैश्विक शिखर सम्मेलन कौन सा है? वेव्स है। किस क्षेत्र में? मनोरंजन क्षेत्र में। किसने आयोजित किया? भारत सरकार ने। यह पहला आयोजन कब से कब हुआ? 1 से 4 मई 2025 को मुंबई के कहाँ हुआ? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ये हुआ, आयोजित हुआ। सम्मेलन की परिकल्पना, थीम, इंग्लिश वाले लिख लें थीम, कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज, रचनाकारों को जोड़ना, देशों को जोड़ना। क्रिएटर्स ये कीवर्ड है, मूल मंत्र के साथ की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र दिवस के दिन इसका भव्य उद्घाटन किया। जो चीज़ भी प्रधानमंत्री महोदय उद्घाटन करेंगे वो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के लिए बनी है, जिसमें 100 से अधिक देशों के कलाकार, नव प्रवर्तक, निवेशक और नीति निर्माता एक वैश्विक प्रतिभा एवं रचनात्मकता के परिवेश में उपस्थित हुए। वेव्स 2025 का आयोजन भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
ने महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से किया। किसके सहयोग से किया? महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से। किसने किया? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। भारत ने वेव्स मंच से वर्ष 2029 तक 50 अरब डॉलर के मीडिया एंड एंटरटेनमेंट M&E बाजार को साकार करने का लक्ष्य रखा। कब तक रखा? वर्ष 2029 तक 50 अरब डॉलर। सम्मेलन के तहत ग्लोबल मीडिया डायलॉग 2025 का आयोजन हुआ। ग्लोबल मीडिया डायलॉग 2025 का आयोजन भी सम्मेलन के तहत हुआ, जिसमें 77 देशों की भागीदारी देखी गई। सम्मेलन के दौरान भारत सरकार ने भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की स्थापना को औपचारिक रूप दिया। एक नया संस्थान बनेगा रचनात्मकता को, क्रिएटिविटी को और बढ़ाने के लिए, जिसका नाम होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। मुंबई में स्थापित हो रहा यह राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र विशेष रूप से AVG XR सेक्टर को समर्पित होगा। कहाँ पे स्थापित होगा? मुंबई में होगा। क्या स्थापित होगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी IICT। अगले टॉपिक पे आते हैं, नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा सूत्र विवाद। नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा सूत्र विवाद। फरवरी मार्च 2025 में समग्र शिक्षा अभियान SSA और PM श्री योजनाओं के तहत तमिलनाडु को मिलने वाली लगभग 2152 करोड़ रुपए की राशि नई शिक्षा नीति NEP 2020 को न स्वीकारने के कारण रोक दिए जाने से इस नीति के त्रिभाषा सूत्र को फिर से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया। किस स्टेट को राशि रोकी गई? तमिलनाडु को। किस लिए रोकी गई? त्रिभाषा सूत्र के कारण। नई शिक्षा नीति को इसने एक्सेप्ट नहीं किया तमिलनाडु स्टेट ने। और कितने की राशि रोकी गई? 2152 करोड़ रुपए की। इससे क्या हुआ? त्रिभाषा सूत्र को फिर से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गया। तमिलनाडु का जोर शिक्षा के माध्यम में तमिल और अंग्रेजी पर है, जबकि नई शिक्षा नीति 2020 अपने त्रिभाषा फॉर्मूले में यह कहती है कि मातृभाषा और अंग्रेजी के अलावा तीसरी भाषा कोई भी भारतीय हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वह हिंदी ही हो। तो नई शिक्षा नीति त्रिभाषा फॉर्मूले पर काम कर रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने इसे भाषाई ब्लैकमेल बताया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि एक भाषाई ब्लैकमेल है। 2152 करोड़ रुपए की जो इनकी राशि रोकी गई। नई शिक्षा नीति 2020 की बात करें तो ये के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी। इस नीति का लक्ष्य वर्ष 2040 तक, कब तक? वर्ष 2040 तक भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति, ग्लोबल नॉलेज पावर, ग्लोबल नॉलेज पावर बनाना है। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा, स्थानीय भाषा को प्राथमिकता देते हुए त्रिभाषा फॉर्मूले पर बल दिया गया है। किस पे? त्रिभाषा फॉर्मूले पर। इसके अनुसार पहली भाषा मातृभाषा या स्थानीय क्षेत्रीय भाषा, दूसरी भाषा अंग्रेजी या कोई अन्य भारतीय भाषा, और तीसरी भाषा कोई भी अन्य भारतीय भाषा। गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए हिंदी एक विकल्प है। भाषा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, जिसमें प्रमुख रूप से 350A, 350 का 350A, इसकी बात की जाए तो प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, प्राइमरी लेवल में मदर टंग में शिक्षा की सुविधाएं देना आर्टिकल 350 कह रहा है। और आर्टिकल 351 है, ये हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए संघ के कर्तव्यों का वर्णन। हिंदी भाषा के विकास की बात कर रहा है आर्टिकल 351। अगला करंट देखते हैं। विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित। क्या नाम है? विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह। विजिंजम बंदरगाह तिरुवनंतपुरम, केरल में अरब सागर तट पर स्थित है। अपनी भौगोलिक स्थिति की बदौलत यह दुनिया के व्यस्ततम शिप मार्गों, पूर्व पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री गलियारे के बेहद निकट है। दुनिया का सबसे, देखो करंट एक GS का क्वेश्चन मिला ना, दुनिया के व्यस्ततम शिपिंग मार्ग कौन सा है? पूर्व पश्चिम।
ईस्ट वेस्ट अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल समुद्री कॉरिडोर सी कॉरिडोर के बेहद निकट है, जो इसे व्यापारिक रूप से अत्यंत रणनीतिक बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई 2025 को विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित किया। किसने समर्पित किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कौन सा बंदरगाह? विजिंजम बंदरगाह। ये कहाँ पे स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। विजिंजम देश का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। कौन सा है? पहला है, पहला। प्रारंभिक क्षमता 10 लाख TU प्रति वर्ष है इसकी। अगले पॉइंट पे देखें तो भगवत गीता एवं नाट्यशास्त्र यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल। यूनेस्को ने वर्ष 1992 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम को लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य विश्व भर में मूल्यवान पुरालेखों वैल्यूएबल आर्काइव होल्डिंग्स और पुस्तकालय संग्रहों लाइब्रेरी कलेक्शंस का संरक्षण करना है। तो ये जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम है ये यूनेस्को का है। इसने 1992 में इसके द्वारा लॉन्च किया गया और ये वैल्यूएबल जो पुरानी जो आर्काइव है, पुरानी जो पुरालेख हैं जो मूल्यवान है ऐतिहासिक, उससे उनका संग्रह करना, ये इसका काम है। तो इसने भारत की 2 अमूल प्राचीन पांडुलिपियों श्रीमद् भगवत गीता तथा भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को स्थान मिला है। किसको किसको मिला? श्रीमद् भगवत गीता तथा भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को किस में मिला? यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में मिला। यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड की 17 अप्रैल 2025 को पेरिस में हुई बैठक में विश्व की 74 नई दस्तावेजी धरोहरों को, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कितनी नई दस्तावेजी धरोहर? 74। कहाँ बैठक हुई? पेरिस को इस रजिस्टर में जोड़ा गया, जिससे अब कुल 570 प्रविष्टियाँ हो गई हैं। दोनों पांडुलिपियाँ मूलतः संस्कृत भाषा में रचित हैं, जो प्राचीन भारत की शास्त्रीय भाषा है। श्रीमद् भगवत गीता और नाट्यशास्त्र किस में है? किस लैंग्वेज में? संस्कृत में। ये पांडुलिपियाँ पुणे महाराष्ट्र स्थित भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट बोरी में सुरक्षित है, जो दुर्लभ पांडुलिपियों के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है। श्रीमद् भगवत गीता प्राचीन भारत का एक दार्शनिक और धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं। GS कितने श्लोक और अध्याय हैं? 700 श्लोक और 18 अध्याय। श्रीमद् भगवत गीता महाकाव्य महाभारत के 6ठे खंड भीष्म पर्व के अध्याय का 23 से 40 का हिस्सा है। इसे महर्षि वेदव्यास द्वारा संकलित माना जाता है। नाट्यशास्त्र की बात करें तो भारतीय प्रदर्शन कलाओं, नृत्य, नाटक, संगीत पर लिखित प्रथम विस्तृत ग्रंथ है। इसकी रचना ऋषि भरत मुनि द्वारा की गई। नाट्यशास्त्र भरत मुनि। अगला आता है सबसे डिस्कस टॉपिक महाकुंभ 2025 प्रयागराज। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेला 2025 आस्था, संस्कृति और मानवीय एकता का अभूतपूर्व संगम है। 12 वर्ष के अंतराल पर होने वाला यह आयोजन विश्व का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जन समागम माना जाता है। 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा से प्रारंभ होकर 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि तक। कब प्रारंभ हुआ? 13 जनवरी। कब तक चला? 26 फरवरी। 13 जनवरी को क्या था? पौष पूर्णिमा। छब्बीस फरवरी को महाशिवरात्रि तक चले 45 दिवसीय महाकुंभ में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों में 4 प्रमुख स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर होता है। 4 प्रमुख स्थलों पर होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तो कमेंट करके बताओ कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। प्रयागराज किसके संगम है? प्रयागराज में। हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन किसके किनारे स्थित है? और नासिक किसके किनारे स्थित है?
13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती अर्थात संगम के पवित्र तट पर महाकुंभ का आयोजन किया गया। महाकुंभ 2025 में मेले की समाप्ति तक कुल 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने। इम्पॉर्टेंट डेट्स याद रखना। 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा था के दिन महाकुंभ मेले का उद्घाटन किया गया। पौष पूर्णिमा कल्पवास के प्रारंभ का प्रतीक है। कल्पवास जब साधु संत अपने रिचुअल्स स्टार्ट कर देते हैं उस दिन से कल्पवास हो जाता है पूर्णिमा में, पौष पूर्णिमा में। तो ये 13 जनवरी से स्टार्ट हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण डेट है 14 जनवरी। 14 जनवरी मकर संक्रांति, पहला शाही स्नान 14 जनवरी को था। यह दिन महाकुंभ मेले में दान की शुरुआत का प्रतीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट डेट 29 जनवरी 2025 क्या था? मौनी अमावस्या, दूसरा शाही स्नान, मौनी अमावस्या का दूसरा शाही स्नान। तथा 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन तीसरा शाही स्नान था। 3 शाही स्नान होते हैं। कब कब होते हैं? 14 जनवरी, 29 जनवरी और 3 फरवरी। ये 3 शाही स्नान हैं। 3 फरवरी को क्या है? बसंत पंचमी। बसंत पंचमी। 12 फरवरी 2025 को माघी पूर्णिमा तथा 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के स्नान पर्व के साथ ही महाकुंभ का समापन हुआ। 26 फरवरी को आखिरी स्नान हुआ महाशिवरात्रि का और इसके साथ महाकुंभ का हो गया समापन। 16 से 18 फरवरी 2025 के मध्य प्रयागराज में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। तो इसी दौरान इंटरनेशनल बर्ड फेयर फेस्टिवल 16 से 18 फरवरी के बीच में प्रयागराज में आयोजित किया गया। महाकुंभ 2025 के दौरान कुछ प्रमुख विश्व रिकॉर्ड बनाए गए। प्रथम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड गंगा सफाई को मिला, जिसमें 329 कर्मचारियों द्वारा एक साथ एक ही समय में गंगा सफाई अभियान का कार्य किया गया। दूसरा रिकॉर्ड महाकुंभ 2025 प्रयागराज मेला क्षेत्र के अलग अलग जोनों में एक साथ 19,278 सफाई कर्मियों ने मिलकर सफाई की और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। तीसरा रिकॉर्ड महाकुंभ 2025 में लगभग 10,102 लोगों द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी हाथों की छाप पेंटिंग को भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महाकुंभ नगर में आयोजित बौद्ध महाकुंभ यात्रा का शुभारंभ भी किया गया। तो इसी महाकुंभ के दौरान एक बौद्ध महाकुंभ यात्रा हुई महाकुंभ नगर में, जो नया जिला बना था महाकुंभ नगर, उसमें। तो इसका उद्घाटन शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का शुभारंभ भी किया गया। महाकुंभ के दौरान एक कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज सम्मेलन का शुभारंभ भी किया गया। प्रयागराज महाकुंभ की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए 50,000 से अधिक पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बल सहित 14,000 होमगार्ड और 2750 AI आधारित CCTV कैमरे लगाए गए। ध्यातव्य है कि कुंभ को वर्ष 2017 में यूनेस्को द्वारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में मान्यता दी गई। कब दी गई? 2017 में। अगला टॉपिक है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। वक्फ का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा अपनी चल या अचल संपत्ति को उन कार्यों के लिए स्थायी रूप से समर्पित करना जो मुस्लिम कानून के अनुसार धार्मिक, परोपकारी या पूर्ण है। तो जो ऐसी चल या अचल संपत्ति है उसको समर्पित कर दिया जो मुस्लिम कानून के अनुसार धार्मिक, परोपकारी या पूर्ण है, ऐसे कार्यों के लिए उस संपत्ति को समर्पित कर दिया जाए, उसको उस संपत्ति का नाम कहते हैं वक्फ। यह संपत्ति ना तो बेची जा सकती है और ना उपहार में दी जा सकती है और ना ही विरासत में बांटी जा सकती है। जो संपत्ति आपने एक बार वक्फ कर दिया वो ना बेची जाएगी, ना उपहार में दी जाएगी और ना ही विरासत में बांटी जाएगी। सबसे नवीनतम वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का क्रमांक 109 दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति की अनुशंसा प्राप्त कर वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 क्रमांक 14 बन गया। तो नया वक्फ संशोधन अधिनियम बना 2025 में।
वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 3 अप्रैल 2025 को लगभग 12 घंटे की बहस के बाद लोकसभा में पारित हुआ, जिसमें 288 सदस्यों ने समर्थन किया और 232 ने विरोध। 288 सदस्यों ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया और विरोध किया 232 ने। 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान की, जिससे यह अधिनियम बन गया। अधिनियम कब बना? 5 अप्रैल 2025 को। देखिए, करंट आपको बिल्कुल फिल्टर करके पढ़ाया जा रहा है, आपको बिल्कुल कहीं मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ रटना है। इसको जो मार्क्ड है उसको रट लेना है बस। बाकी आपके लिए पूरी मेहनत समर्पण आईएएस कर रहा है। अधिनियम की धारा 1 में संशोधन करके वक्फ शब्द को बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास, उम्मीद। धारा 1 में संशोधन करके वक्फ शब्द को बदल दिया गया, अब इसको कर दिया गया उम्मीद। यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। और पॉइंट्स देखते हैं वक्फ अधिनियम के बारे में। वक्फ अधिनियम की बात करें तो उसके अन्य पॉइंट्स हैं। वक्फ एक्ट 1995 की धारा 23 के संशोधित स्वरूप में अब सीईओ पद के लिए किसी भी समुदाय के व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है, सिर्फ मुस्लिम होना अनिवार्य नहीं है। पहले इसमें क्या था, जो वक्फ का सीईओ होता था वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम होता था। अब ये जो एक्ट 1995 को धारा 23 को संशोधित किया गया, अब किसी भी समुदाय का व्यक्ति वक्फ का सीईओ बन सकता है। समर्पण आईएएस एक समर्पित संस्था है सिविल्स की प्रिपरेशन के लिए, और इसमें हमारे यहाँ कई तरह के कोर्स चलते हैं। जीएस फाउंडेशन कोर्स है 10 मंथ्स का आईएएस पीसीएस के लिए, प्रीमियम कोर्स है 2 साल का। साथ ही साथ हमारे यहाँ हिस्ट्री ऑप्शनल, सोशियोलॉजी ऑप्शनल, सीसैट का कोर्स, ऑल इन वन जीएस, ये सारे कोर्सेज पीसीएस, आरओ और अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए चलते हैं हमारे यहाँ। किसी भी जानकारी के लिए आप 7052 510 759 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगला टॉपिक है पहला पंचायत उन्नति सूचकांक, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। पहला भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा सूचकांक? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, जो ग्राम पंचायतों के बीच सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी की प्रगति का मूल्यांकन करता है। तो ये एक ऐसा इंडेक्स है जो ग्राम पंचायतों का जो सतत विकास लक्ष्य में जो प्रगति हो रही है, जो प्रोग्रेस हो रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, उसको ये मॉनिटर करने के लिए पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पहला उन्नति सूचकांक है। ये उन्नति सूचकांक कब का डेटा बताएगा? 2022-23 का, जिसमें देश भर की ग्राम पंचायतों के समग्र विकास, प्रदर्शन और प्रगति का आकलन स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्यों लोकल एसडीजी के 9 विषयों पर किए गए स्कोर के आधार पर किया गया है। कितने विषय? 9 विषय। ये क्या किया गया है? एसडीजी को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, सतत विकास लक्ष्य को ये लोकलाइज कर दिया गया है। 9 अप्रैल 2025 को पंचायती राज मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पहला पंचायत उन्नति सूचकांक जारी किया। यह एक बेसलाइन रिपोर्ट है जो देश भर में 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों की प्रगति को मापने का एक परिवर्तनकारी उपकरण है। यह स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्यों के 9 विषयों के पंचायतों के प्रदर्शन को दर्शाता है। तो 9 विषय कौन कौन से एक बार देख लेंगे ऊपर। गरीबी मुक्त एवं बेहतर आजीविका, स्वस्थ पंचायत, बाल अनुकूल पंचायत, जल पर्याप्त पंचायत, स्वच्छ एवं हरित पंचायत, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा युक्त पंचायत, सामाजिक रूप से न्याय संगत एवं सुरक्षित पंचायत और सुशासन युक्त पंचायत, महिला अनुकूल पंचायत। कोई भी पंचायत अचीवर श्रेणी 90 से 100 अंक में स्थान नहीं बना पाई। 90 से 100 अंक जो है अचीवर श्रेणी का है, इसमें कोई भी पंचायत स्थान नहीं बना पाई।
गुजरात में सर्वाधिक 346 ग्राम पंचायतें अग्रणी फ्रंट रनर 75 से 90 के बीच में जिसका स्कोर है वो फ्रंट रनर है। तो गुजरात में मैक्सिमम 346 ग्राम पंचायतें जो हैं फ्रंट रनर कैटेगरी में रही। अधिक संख्या में बेहतर प्रदर्शन करने वाले परफॉर्मर राज्यों में परफॉर्मर का स्कोर कितना है 60 से 75 जिनका स्कोर है उनको परफॉर्मर की श्रेणी दी गई। उसमें कौन कौन रहा शीर्ष स्थान पर? इसमें भी गुजरात रहा, फ्रंट रनर में भी गुजरात शीर्ष पे रहा और परफॉर्मर में भी। दूसरे पे महाराष्ट्र रहा 12,242 पंचायतों के साथ। और उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है तो उत्तर प्रदेश 6593 इसमें शामिल है। यूपी का डेटा, कहीं भी यूपी का एग्ज़ाम है तो यूपी से संबंधित जो डेटा है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, हमेशा उस पर नज़र रखिए। इसमें उत्तर प्रदेश की केवल 3 ग्राम पंचायतें अग्रणी फ्रंट रनर कैटेगरी में शामिल हुई। फ्रंट रनर कितनी ग्राम पंचायतें थी? 3 यूपी की। और परफॉर्मर कैटेगरी में कितनी आई? 6593, 6593। उत्तर प्रदेश में शीर्ष पर धनोरी ग्राम पंचायत। कौन सी ग्राम पंचायत? धनोरी ग्राम पंचायत। ये कहाँ पे है? ब्लॉक बख्शी का तालाब, लखनऊ। धनोरी ग्राम पंचायत लखनऊ में है जो 76.43 स्कोर के साथ अग्रणी फ्रंट रनर ग्राम पंचायत बनी। यूपी की एक तरह से पहले नंबर पे यही ग्राम पंचायत रही, कौन सी? धनोरी ग्राम पंचायत। अगले टॉपिक पे बात करते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 जो है देश में न्याय प्रदान करने की राज्य क्षमता पर केंद्रित एक राष्ट्रीय रैंकिंग रिपोर्ट है। एक रैंकिंग रिपोर्ट है, ये राष्ट्रीय रिपोर्ट है जो रैंक देती है कि किस बेसिस पे राज्य जो है, स्टेट्स जो हैं, न्याय प्रदान करने में स्टेट्स की क्या कैपेसिटी है, क्या क्षमता है। यह अपनी तरह की इकलौती आवधिक पीरियोडिक रिपोर्ट है जो पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और कानूनी सहायता जैसे न्याय व्यवस्था के स्तंभों की संरचनात्मक क्षमता को मापते हुए राज्यों की रैंकिंग करती है। न्याय व्यवस्था के जो पिलर्स हैं उनको, उनकी कैपेसिटी को नापते हुए रैंकिंग दे रही है ये। कौन? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इसका चौथा संस्करण अप्रैल 2025 में प्रकाशित हुआ। कौन सा संस्करण था? चौथा। किसका? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का। यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव CHRI, दक्ष, टिस प्रयास तथा विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी जैसे 6 प्रमुख सिविल सोसाइटी विचार संस्थानों के सहयोग से तैयार की जाती है। पहली बार यह रिपोर्ट वर्ष 2019 में प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट का कौन सा संस्करण है? चौथा है। किसके द्वारा? टाटा ट्रस्ट की संस्थाओं द्वारा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 4 मुख्य स्तंभों, अभी हमने बात किया 4 पिलर्स की, ये 4 पिलर हैं, 4 संकेतक हैं इसके। पुलिस, न्यायपालिका जुडिशरी, जेल, कारागार प्रिजन और कानूनी सहायता की क्षमता का मूल्यांकन करती है। 4 इसके ये प्रमुख स्तंभ हैं। बड़े राज्यों में कर्नाटक ने लगातार दूसरी बार पहला स्थान हासिल किया। तो इसमें रैंक 1 किसकी हुई? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में रैंक 1 कर्नाटक। इसकी रैंक 1 थी। रैंक 1 पे आया कर्नाटक। बाकी रैंक 2, 3 एक बार देख लेना, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसकी। जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स होते हैं जैसे SDG हो गया, या जो नीति आयोग से संबंधित जो इंडेक्स हैं, हेल्थ इंडेक्स, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, उसमें थोड़ा सा स्कोर और थोड़ा 3-4 रैंक तक देखना होता है। बाकी जो इस टाइप के इंडेक्स हैं उनका रैंक 1 ही इंपॉर्टेंट होता है। आता है तो नॉर्मली रैंक 1 ही आता है, नहीं तो जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स है नीति आयोग वगैरह के, उसमें कई बार अरेंज करने के लिए दे देता है कि 4 स्टेट का नाम दे देगा कि इनकी SDG रैंकिंग में इनको अरेंज करिए। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है UNDP का, उसमें भी SDG, उसमें भी अरेंज करने के लिए दे देता है, अरेंज करने के लिए। मगर ये जो छोटे इंडेक्स है इसमें रैंक 1 याद करना और यूपी की रैंक और रैंक 1 याद करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसमें जो 7 छोटे राज्य हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में, उसमें शीर्ष के 3 राज्य ये हैं। पहले नंबर पे है सिक्किम, शीर्ष 3 राज्यों में सिक्किम पहले पे है। अगली न्यूज़ है आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025।
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 जो बना था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 भारत में आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। 20 वर्ष बाद बदलते परिदृश्य में जैसे जैसे हालात चेंज हो रहे हैं, कैलेमिटीज़ चेंज हो रही है, डिजास्टर्स चेंज हो रहे हैं, जैसे बढ़ते जलवायु जोखिम, क्लाइमेट चेंज एक बड़ा खतरा हो गया है। महामारी का अनुभव, कोविड-19 में डिजास्टर की डेफिनेशन ही एक तरह से बदल गई, को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025 में इसमें व्यापक संशोधन किए गए, अमेंडमेंट किया गया। इसमें 29 मार्च 2025 को राष्ट्रपति की अनुमति के उपरांत यह अधिनियम 9 अप्रैल 2025 में आया। यह अधिनियम कब आया? 9 अप्रैल 2025 में यह अधिनियम आया। कौन सा आया? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। इसमें अमेंडमेंट हुआ, नया अधिनियम बना 2025 में। संशोधन के बाद अब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इंग्लिश वाले लिख लो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय नीति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय योजना की तैयारी और अनुमोदन के लिए समन्वय करेंगे। कौन करेगा? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब बात करते हैं तमिलनाडु सरकार बनाम तमिलनाडु राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। सामान्यतः राज्यपाल को राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है। ये क्या कह रहा है? अनुच्छेद 163 जो है संविधान का, उसके अकॉर्डिंग राज्यपाल को राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर काम करना है, सिवाय उन दुर्लभ मामलों के जहां संविधान उन्हें स्वतंत्र निर्णय का अधिकार देता है। राज्यपाल का पद एक संवैधानिक सेतु की तरह है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रिज है, उन्हें मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है। एक फ्रेंड है, एक फिलोसफर है गवर्नर जो है, उसकी भूमिका में निभानी चाहिए, ना कि राजनीतिक गतिरोध का कारण बनना चाहिए। तमिलनाडु में ऐसा ही विवाद तब गहराया जब राज्यपाल RN रवि, कौन राज्यपाल हैं? RN रवि, ने राज्य विधानसभा द्वारा पारित कई महत्वपूर्ण विधेयकों को स्वीकृति देने से या तो इनकार कर दिया या उन्हें लंबे समय तक लंबित रखा। महत्वपूर्ण जो विधेयक थे जिनसे काम रुका हुआ था स्टेट का, ऐसे ऐसे विधेयकों को स्वीकृति नहीं दी या तो लंबे समय तक लंबित रखा। नतीजा क्या हुआ? जो राज्य की DMK पार्टी थी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, सरकार ने आरोप लगाया कि राज्यपाल ने जानबूझकर संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना की और निर्वाचित विधायिका के निर्णयों को अनिश्चितकाल तक रोक रखने का प्रयास किया। अंततः तमिलनाडु सरकार बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल एवं अन्य मामले में यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा, जहां 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए राज्यपाल के कदम को असंवैधानिक ठहराया। इस मामले में क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? राज्यपाल के कदम को असंवैधानिक ठहराया और विधेयकों के संबंध में राज्यपाल की अधिकार सीमा को स्पष्ट कर दिया। जनवरी 2020 से अप्रैल 2023 के बीच तमिलनाडु विधानसभा ने 12 विधेयक पारित करके राज्यपाल को भेजे थे। 12 विधेयक ऐसे थे जो तमिलनाडु विधानसभा ने राज्यपाल को पारित करके भेजे थे 2020 और 2023 के पीरियड में। ये विधेयक 13 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2023 के बीच राज्यपाल को प्रेषित हुए, लेकिन इन पर कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई। कोई निर्णायक कार्रवाई इन विधेयकों पर नहीं हुई। तो जब तमिलनाडु सरकार ने मूव किया सुप्रीम कोर्ट, तो 8 अप्रैल 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया, जिसमें राज्यपाल की कार्रवाइयों को गैर कानूनी और असंवैधानिक घोषित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? राज्यपाल की कार्रवाई को गैर कानूनी और असंवैधानिक घोषित किया। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार विस्तृत समय सीमा तय की कि राज्यपाल कितने समय में विधेयकों पर अपना निर्णय लें। समय सीमा दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, पहली बार ऐसा हुआ। अगला टॉपिक देखते हैं, बायलर अधिनियम 2025।
बॉयलर अधिनियम 2025। बॉयलर क्या होता है? एक उपकरण है जिसमें ऊष्मा के अनुप्रयोग द्वारा दबाव की सहायता से बाहरी उपयोग हेतु भाप उत्पन्न की जाती है। भाप उत्पन्न करने के लिए कैसे? ऊष्मा के द्वारा। ये एक उपकरण है। तो इसमें जो है एक अधिनियम बना, बॉयलर एक्ट 2025। अब क्या कहा जा रहा है इसमें? बॉयलर्स संविधान की समवर्ती सूची के तहत आते हैं। समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट में बॉयलर्स आते हैं, जिससे संसद और राज्य विधानमंडल दल दोनों कानून बना सकते हैं। जो कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट होता है उस पर दोनों कानून बना सकते हैं। बॉयलर अधिनियम 2025 के मुख्य प्रावधान। केंद्रीय बॉयलर्स बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया इसमें। ऐसे तो बहुत सारे प्रावधान हैं, बट एक ये इंपॉर्टेंट है कि इसके अंतर्गत केंद्रीय बॉयलर्स बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुपालन संबंधी कुछ इसकी मुख्य शर्तें दी गई हैं इस अधिनियम की, जैसे बॉयलरों के डिजाइन और ड्राइंग का निरीक्षण और प्रमाणन निर्माण से पहले ज़रूरी है। निर्माण करने से पहले इसका डिजाइन और ड्राइंग का निरीक्षण जरूरी है। निर्माण के दौरान चरणबद्ध निरीक्षण। निर्माण के दौरान भी, जब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, निर्माण हो रहा है, तो उस दौरान भी चरणबद्ध निरीक्षण इसका होता रहेगा, ताकि कोई खामी, कोई कमी ना रह जाए। तो इसी के साथ अगला टॉपिक है भारत के सामाजिक सुरक्षा डाटा पूलिंग अभ्यास का प्रथम चरण। भारत के सामाजिक सुरक्षा डाटा पूलिंग अभ्यास का प्रथम चरण। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की अद्यतन विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2024-26 जो ILO ने जारी की, के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज, सोशल सिक्योरिटी कवरेज जो है भारत का, जो वर्ष 2021 में 24.4% था, दोगुना होकर 2024 में 48.8% हो गया है, जो कल्याणकारी पहुंच में उल्लेखनीय विस्तार को दर्शाता है। तो जो सामाजिक सुरक्षा कवरेज भारत का 2021 में 24.4% था, वो अब उसका जस्ट डबल हो गया, 48% हो गया, 48.8%। ये ILO की रिपोर्ट कह रही है, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट ILO की कह रही है। 19 मार्च 2025 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा कवरेज का व्यापक मूल्यांकन करने हेतु भारत के सामाजिक सुरक्षा डेटा पोलिंग अभ्यास के प्रथम चरण की शुरुआत की गई। पहले चरण में 10 राज्यों में ये किया गया। श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार लगभग 92 करोड़ लोग, जो कुल जनसंख्या का 65% है, केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से किसी न किसी रूप में सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आते हैं, चाहे वह नगद सहायता हो या वस्तु के रूप में। तो जो 92 करोड़ जनसंख्या है अपने देश की, यानी कि जो जनसंख्या का 62% है, वो किसी न किसी रूप में सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे के तहत किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा योजना में केंद्र सरकार की या किसी स्टेट राज्य सरकार की योजना में सम्मिलित हैं। आयुष्मान भारत 26 मार्च 2025 तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री PM जन आरोग्य योजना के तहत 39.94 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए गए। 39.94 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जो प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करते हैं। कितना? 5 लाख प्रति परिवार मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज दे रहा है। कौन दे रहा है? आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये भी एक सामाजिक सुरक्षा की स्कीम है। इसके अलावा श्रम पोर्टल है, श्रम पोर्टल, अटल पेंशन योजना, गरीबी घटाने को लेकर जो योजनाएं चल रही हैं, वो सारी योजनाएं सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही हैं, सोशल सिक्योरिटी दे रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए 2025 में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विधानसभा क्षेत्रों की कुल संख्या 70 है। विधानसभा सीटें 70, इनमें से 12 सीटें अनुसूचित जाति SC के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। 12 सीटें, 70 सीटें हैं, 12 जिसमें से SC के लिए आरक्षित हैं।
70 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान 5 फरवरी 2025 को संपन्न हुए। चुनाव हेतु मतगणना 8 फरवरी 2025 को संपन्न हुई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 प्रमुख दलवार परिणाम। क्या रिजल्ट रहा इस मतगणना जो हुई 8 फरवरी को, उसका क्या रिजल्ट रहा? भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त सीटें 45.656% मत मिले और आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली। मुख्यमंत्री कौन बना? 20 फरवरी 2025 को रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री। रेखा गुप्ता कितने नंबर की मुख्यमंत्री बनी? 9वीं। रेखा गुप्ता निर्वाचन क्षेत्र शालीमार बाग से चुनी गई। शालीमार बाग क्षेत्र से हमारी सीएम जो दिल्ली की बनी वो रेखा गुप्ता वो चुनी गई। फरवरी 2025 में भारतीय जनता पार्टी के विजेंदर गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। अध्यक्ष कौन बना विधानसभा? विजेंदर गुप्ता। सीएम कौन बना? रेखा गुप्ता। और स्पीकर कौन बना? विजेंदर गुप्ता। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष की भारत की आधिकारिक यात्रा। तो भारत और यूरोपीय संघ का जो द्विपक्षीय संबंध है ये 1960 में स्थापित हुआ। शुरुआत हुई इसकी द्विपक्षीय संबंधों की। और जब भारतवर्ष 1962 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 27 से 28 फरवरी 2025 के मध्य यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहीं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वॉन डर लेयन। ये कब यात्रा पे थी? 27-28 फरवरी के मध्य। उनका अध्यक्ष के तौर पे ये तीसरा भारतीय दौरा है। तो उर्सुला वॉन डर लेयन जो हैं इनका तीसरा भारतीय दौरा था एज अ अध्यक्ष यूरोपीय आयोग, यूरोपियन कमीशन। देखिए अभी आपके पीसीएस प्री एग्ज़ाम में आज है 24 सितंबर। एग्ज़ाम आपका 12 अक्टूबर को है। तो बहुत सारे छात्र चिंतित हैं कि लास्ट मोमेंट पे क्या किया जाए, कैसे अपना स्कोर को ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस किया जाए, कैसे अपने स्कोर को बढ़ाया जाए। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं हम लोग के पास कि सर लास्ट मोमेंट पे कैसे अपने स्कोर को बढ़ाएं, कौन से टॉपिक्स पढ़ें, ऐसे कौन से टॉपिक्स पढ़ें जिनसे स्कोर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हो और सिलेक्शन इंश्योर हो, जिससे हमारा सिलेक्शन इंश्योर हो। तो हम लोग ये बताना चाहेंगे कि लास्ट मोमेंट पे बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है आपको, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, बहुत रिलैक्स होकर रहना है और पढ़ाई को बहुत स्मार्टली करना है। पीसीएस सिर्फ और सिर्फ पीसीएस जो है यूपी पीसीएस ये सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क का खेल नहीं है। यहाँ पे स्मार्ट स्ट्रेटेजी चाहिए, स्मार्टली काम करना है। तो लास्ट मोमेंट पे सबसे ज़्यादा आपको जो जहाँ से आप नंबर गेन कर सकते हो उन सेक्शंस पे ध्यान देना है। जिन सेक्शन से सबसे ज़्यादा नंबर्स आप गेंस कर सकते हो, मार्क्स गेन कर सकते हो। जैसे उसमें सबसे प्रमुख आपका करंट है। करंट यहाँ से आप सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। प्लस लूसेंट की जो लिस्टिंग है, लूसेंट की जो लिस्टिंग है, टेबल्स चार्ट्स हैं, टेबल्स और चार्ट्स हैं, उनको रटिए। वहाँ से आप नंबर मार्क्स अपना इनहांस कर सकते हैं। प्लस जो मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और जहाँ से क्वेश्चंस आप इजीली उठा सकते हैं, जैसे कि आपका हो गया मॉडर्न हिस्ट्री, आपका हो गया मॉडर्न हिस्ट्री, आपका हो गया पॉलिटी, इकोलॉजी और साइंस। मॉडर्न पॉलिटी, इकोलॉजी
और साइंस। इन 4 सेक्शन से आप अच्छे खासा स्कोर गेन कर सकते हैं लास्ट मोमेंट पे। पॉलिटी से तो 20 में आप इजीली अगर थोड़ा भी एफर्ट करोगे तो 18 नंबर कहीं नहीं गया है पॉलिटी में। पॉलिटी में अगर क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो पीछे जा रहे हो आप। इकोलॉजी 7-8 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल लो हैंगिंग फ्रूट होते हैं। साइंस मोस्टली PYQ बेस्ड होता है। तो ये 2-3 सेक्शंस पे आप थोड़ा नंबर इस वक्त गेन कर सकते हो। प्लस लूसेंट की लिस्टिंग पढ़ो और करंट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखो। सबसे ज़्यादा फोकस इस वक्त करंट पे ही करने वाला है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट इस वक्त सोचोगे सब कुछ निकाल के रिवाइज कर लें या वो कर लें तो उसमें प्रॉब्लम होगी, सब तरफ से दिमाग उलझेगा। इसलिए बहुत सॉर्टेड रहना है। जितना आप अपने आप को सॉर्टेड रखोगे, जितना पैनिक नहीं करोगे, रिलैक्सड होकर एग्ज़ाम दोगे, उतना अच्छा होगा। डिवीज़न पे पूरा ध्यान रखो बस। लीड्स 2024 रिपोर्ट। लीड्स लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। सर्वेक्षण केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा संचालित किया जाता है। तो लीड्स जो है लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, लॉजिस्टिक्स की बात हो रही है। और ये कौन संचालित करता है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। लीड्स रिपोर्ट का प्रथम संस्करण वर्ष 2018 में जारी किया गया। प्रथम संस्करण कब आया इसका? वर्ष 2018 में। तीन जनवरी 2025 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा लीड्स 2024 रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट का 6ठा संस्करण है। कौन सा एडिशन है? 6th एडिशन लीड्स रिपोर्ट का। यह रिपोर्ट भारत में राज्य केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर लॉजिस्टिक्स प्रणालियों की गहन समीक्षा प्रस्तुत करती है। इस रिपोर्ट में 17 धारणा आधारित संकेतकों को 4 प्रमुख स्तंभों पिलर्स के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। 17 इंडिकेटर्स हैं जिनके 4 मेजर्स पिलर्स हैं, 4 पिलर्स। ग्रेडिंग की बात करें, रैंकिंग की बात करें लीड्स में, तो इसमें 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं श्रेणी। पहली है अचीवर्स, दूसरी है फास्ट मूवर्स और तीसरी है एस्पायर्स। एक कैटेगरी है लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट्स, स्थल रुद्ध क्षेत्र, लैंड लॉक्ड। दूसरा है तटीय राज्य, कोस्टल स्टेट्स। तीसरी कैटेगरी है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और चौथी है ये केंद्र शासित क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी। अगर लैंडलॉक्ड स्टेट्स की बात करें तो इसमें अचीवर में उत्तराखंड, हरियाणा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश किस कैटेगरी में है? लीड्स में लैंडलॉक्ड स्टेट में अचीवर्स कैटेगरी में आया है। कोस्टल स्टेट्स में महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में असम, अरुणाचल प्रदेश। ये सब अचीवर्स कैटेगरी की बात हो रही है। यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ और दिल्ली जो है अचीवर्स कैटेगरी में है। अगली बात है त्रिपुरा की। त्रिपुरा भाषिणी के साथ MOU पर हस्ताक्षर। त्रिपुरा स्टेट ने भाषिणी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। स्थानीय भारतीय भाषाओं में ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच की बढ़ती मांग के दृष्टिगत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन, नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन की घोषणा की थी। राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन को भाषिणी, राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन भाषिणी नाम दिया गया है। अट्ठाईस जनवरी 2025 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार त्रिपुरा सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रोग्राम के प्रभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया। त्रिपुरा ने भाषिणी प्रभाग के साथ डिजिटल इंडिया के समझौता ज्ञापन किया, MOU, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया। भाषिणी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला त्रिपुरा पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट का पहला राज्य बना। नॉर्थ ईस्ट का पहला राज्य जिसने भाषिणी के साथ
समझौता ज्ञापन साइन किया, वो उसका पहला राज्य हस्ताक्षर करने वाला कौन बना? त्रिपुरा बना। साथ ही ये देश का 8वां ऐसा राज्य बन गया जिसने भाषिणी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। नॉर्थ ईस्ट का पहला और भारत का 8वां। भाषिणी की बात करें तो भाषिणी भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, ये फुल फॉर्म है भाषिणी का, भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। भारत का एआई संचालित भाषा अनुवाद मंच है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है भारत का जो एआई से संचालित है। भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, भाषिणी। भाषिणी ने महाकुंभ में भी काम किया, महाकुंभ में भी भाषिणी का यूज़ हुआ। सभी प्रतिभागियों के लिए सहज संचार और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भाषिणी का उपयोग किया गया। अंग्रेजी भाषा सहित 11 भारतीय भाषाओं में अनुवाद की सुविधा प्रदान की। भाषिणी ने 11 भारतीय भाषाओं में अनुवाद की सुविधा प्रदान की। अगली बात करें इम्पोर्टेंट, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023। भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर सुदूर संवर्धन रिमोट सेंसिंग आधारित उपग्रह चित्रण के माध्यम से देश में वनों एवं वृक्षों की स्थिति पर आधारित भारत वन स्थिति रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की जाती है। कौन करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन सर्वेक्षण, ये जारी करता है। कितने सालों पर? हर प्रत्येक 2 वर्ष पर, 2 वर्ष पर ISFR फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI द्वारा ISFR रिपोर्ट जारी की जाती है। पहली भारत वन स्थिति रिपोर्ट 1987 में तैयार की गई। इस श्रृंखला की 8वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो 2023 की रिपोर्ट है, ये 18वीं रिपोर्ट है, 18th। 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी की गई है, जो कि अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2021 के उपग्रह आंकड़ों पर आधारित है। इसमें याद रखने वाले तथ्य क्या क्या हैं? ISFR 2023 के महत्वपूर्ण निष्कर्ष। ISFR 2023 के अनुसार देश में कुल वनावरण 71.53 मिलियन हेक्टेयर है। वनावरण, फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर 71.53 मिलियन हेक्टेयर है, ये कितना है टोटल? फॉरेस्ट कितना है? 21.76% है टोटल जोग्राफिकल एरिया का, भौगोलिक क्षेत्र का भारत के 21.76% फॉरेस्ट कवर है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण, मतलब फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर, दोनों को अगर जोड़ लिया जाए, फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर दोनों को जोड़ लिया जाए तो 82.74 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है? 82.74 मिलियन हेक्टेयर। ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। तो फॉरेस्ट कवर कितना है भारत का? 21.67%। और फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों जोड़ दिया जाए, मतलब वनावरण और साथ में वृक्षावरण दोनों को जोड़ दिया जाए जो तो 25.17% ये फिगर आता है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के 1/3 अथवा 33.3% क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में 2/3 अथवा 66.67% क्षेत्र में वन अथवा वृक्षावरण होना आवश्यक है। तो जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988 की, ये क्या कह रही है कि मिनिमम जो है 33.3% वृक्षावरण होना आवश्यक है, वन एवं वृक्षावरण। और नॉर्थ ईस्ट के लिए और पहाड़ी क्षेत्र के लिए ये एरिया 66.67% होना चाहिए। अब जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 आई थी, उसकी तुलना में
ISFR 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 156.41 वर्ग किलोमीटर के वनावरण की वृद्धि हुई। कितना वनावरण की वृद्धि हुई? 156.41 वर्ग किलोमीटर के। ISFR 2023 के अनुसार देश में कुल वृक्षावरण ट्री कवर 11.2 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.41% है। ट्री कवर जो है 3.41% है कुल क्षेत्र का। मैंग्रोव कवर की बात की जाए तो मैंग्रोव आवरण में 7.43 किलोमीटर की स्क्वायर किलोमीटर की वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई। कितने किलोमीटर की? 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई। किस में दर्ज की गई? मैंग्रोव के कवर में। अब उत्तर पूर्वी राज्यों में अगर हम वनावरण की बात करें तो देश के पूर्वोत्तर भाग के 8 राज्यों, कौन कौन से राज्य हैं? 8। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा। ये 8 जो राज्य हैं पूर्वोत्तर भाग के देश के, इसमें कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.98% भूभाग है। भारत का कुल जमा जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका 7.98 जो है पूर्वोत्तर भारत में आता है, जबकि इनमें देश के कुल वनावरण का लगभग 1/4 भाग है। मगर जो वनावरण है देश में उसका 1/4 भाग जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र में है। अब बात करें अगर राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक अभिलिखित वन क्षेत्र क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश पे फर्स्ट, महाराष्ट्र सेकंड पे और उड़ीसा थर्ड पे। वन क्षेत्र के मामले में पहले पे कौन सा स्टेट है? MP मध्य प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे उड़ीसा। जबकि न्यूनतम क्रमशः गोवा, हरियाणा, पंजाब, सिक्किम तथा त्रिपुरा में है। न्यूनतम मिनिमम लीस्ट कहाँ पे है? पहला गोवा, दूसरा हरियाणा और तीसरा पंजाब। राज्यों संघीय क्षेत्रों में भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अभिलिखित वन क्षेत्र क्रमशः अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं अरुणाचल प्रदेश में है। अगर प्रतिशत में बात करें, परसेंटेज में, तो पहले पे फिर अंडमान एंड निकोबार है। भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत में बात करें तो अंडमान एंड निकोबार पहले पे है, दूसरे पे सिक्किम है और तीसरे पे मणिपुर है। एरिया में पहले पे MP है, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे उड़ीसा। सबसे कम है गोवा में, हरियाणा में, पंजाब में। अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करें, प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा है अंडमान निकोबार, दूसरे पे सिक्किम, तीसरे पे मणिपुर। अगर ISFR 2021 से तुलना की जाए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की, तो सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि किन 5 राज्यों में हुई है उनको देखें अगर, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है मिजोरम में। 241 किलोमीटर की वृद्धि हुई है वनावरण में। 241 किलोमीटर की वृद्धि के साथ मिजोरम पहले नंबर पे है। इसमें पहला वृद्धि में पहला देख लीजिए और बाकी उतना ज़रूरी नहीं है। ISFR 2021 की तुलना में ISFR 2023 में वनावरण में सर्वाधिक कमी, अंतिम राज्य सर्वाधिक कमी जो है एरिया के हिसाब से अगर हुई है तो वो मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक कमी मध्य प्रदेश में हुई है। 371 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है मध्य प्रदेश में। वनावरण में सर्वाधिक कमी मध्य प्रदेश में हुई है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो उसमें मध्य प्रदेश पहले में है। सबसे ज़्यादा कमी भी हुई है, मगर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट वहाँ पे मध्य प्रदेश में है वनावरण की स्थिति से। मध्य प्रदेश में 77,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट है। वनावरण जो है मध्य प्रदेश में 77,000 स्क्वायर किलोमीटर में है। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है 65,880 स्क्वायर किलोमीटर के साथ, वर्ग किलोमीटर के साथ। और तीसरे पे वनावरण में छत्तीसगढ़ है।
पहले पे कौन है? मध्य प्रदेश है। दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश है। और तीसरे पे छत्तीसगढ़ है। डेटा हम लोग बिल्कुल फ़िल्टर करके आपको दे रहे हैं ताकि आपकी मेहनत कम से कम हो जाए, कम से कम आपकी मेहनत हो जाए और आप कम समय में ज़्यादा आउटपुट दे पाएँ। आउटपुट ज़्यादा आप दे पाएँ। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता की बात करें, अभी हमने सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल के मामले में देखा। अब अगर हम प्रतिशत के मामले में बात करें तो सबसे ज़्यादा वनावरण मिजोरम में है। मिजोरम के कुल भौगोलिक क्षेत्र में 85.34% वनावरण है। मतलब कुल क्षेत्र का 85.34% मिजोरम में वनावरण है। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है 78.67% वनावरण के साथ, और तीसरे पे मेघालय है 75% के साथ। तो पहले पे अरुणाचल प्रदेश दोनों पे दूसरे में है, प्रतिशत में भी और क्षेत्रफल में वनावरण के दोनों में दूसरे पे है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ये दूसरे पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 3 राज्यों की बात करें, खाली ट्री कवर की बात करें तो पहले पे महाराष्ट्र है। ट्री कवर में पहला देख लीजिए, खाली वृक्षावरण में महाराष्ट्र पहले पे है। और वृक्षावरण प्रतिशतता में बात करें तो केरल पहले पे है। ट्री में महाराष्ट्र ऐसे पहले पे है, और प्रतिशत में बात करें तो केरला। और अगर वृक्षावरण एवं वनावरण क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्यों की बात करें, अभी तक हम खाली वन और वृक्षावरण के अलग अलग बात कर रहे थे, अब दोनों को जोड़ के अगर बात किया जाए, फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर प्लस ट्री, तो इसमें भी मध्य प्रदेश पहले पे है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे पे है। पहले पे मध्य प्रदेश है, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश है, और तीसरे पे महाराष्ट्र है। और अगर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की प्रतिशतता के मामले में बात की जाए, प्रतिशतता के मामले में तो मिजोरम पहले पे है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे पे और मेघालय तीसरे पे। मिजोरम पहले पे, अरुणाचल प्रदेश दूसरे पे, मेघालय तीसरे पे। सर्वाधिक वृद्धि 2023 की रिपोर्ट में किन राज्य में हुई? छत्तीसगढ़ में। वनावरण एवं वृक्षावरण में दोनों मिला के, अगर ऐसे वनावरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई कमेंट करके बताओ, और वनावरण प्रतिशत सबसे ज़्यादा कमी कहाँ हुई? सबसे ज़्यादा कमी तो एमपी में हुई, और सबसे ज़्यादा वनावरण में वृद्धि कहाँ हुई, ये कमेंट करके बताओ। और फॉरेस्ट एंड ट्री कवर अगर दोनों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वृद्धि छत्तीसगढ़ में हुई। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई, फॉरेस्ट और ट्री कवर को जोड़ के अगर बात किया जाए। ISFR 2023 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण देश के 12 तटीय राज्यों संघीय क्षेत्रों के 49,991 वर्ग किलोमीटर की तुलना से ISFR 2021 की तुलना में 7.43 वर्ग किलोमीटर क्रम क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य संघीय क्षेत्र क्रमशः पश्चिम बंगाल मैंग्रोव में पहले पे है भारत में, फर्स्ट पहले पे पश्चिम बंगाल है मैंग्रोव क्षेत्र में। गुजरात दूसरे पे है, तीसरे पे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, और चौथे पे आंध्र प्रदेश है। मैंग्रोव में पहला याद रखना पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। अब अगर हम बात करें
जो वन स्थिति रिपोर्ट आई है 2023 की, उसकी बात करें तो उसमें यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हम देने जा रहे हैं, इसलिए यूपी का डेटा हमको हमेशा याद रखना है, यूपी के डेटा को हमेशा ध्यान रखना है। आईएसएफआर 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया 17,435 स्क्वायर किलोमीटर है। यूपी में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना है? 17,435 स्क्वायर किलोमीटर, जो इसके भौगोलिक क्षेत्र का 7.24% है। यूपी के भौगोलिक क्षेत्र का 7.24% फॉरेस्ट है तथा भारत के कुल वन क्षेत्र का 2.25% है। भारत का जो वन क्षेत्र है उसमें यूपी का वन क्षेत्र का जो हिस्सा है 2.25% है। अभिलिखित वनों में 66.37% आरक्षित वन रिजर्व फॉरेस्ट, आरक्षित वन रिजर्व्ड फॉरेस्ट 66.37% है। 1.89% संरक्षित वन है और 31.74% अवर्गीकृत अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट 31.74% है। अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2021 के दौरान के उपग्रह आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण फॉरेस्ट कवर 15,045 स्क्वायर किलोमीटर है। फॉरेस्ट प्लस ट्री जोड़ दिया जाए तो 17,435 है। केवल अगर फॉरेस्ट की बात करें वन की तो 15,045 स्क्वायर किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.24% है। कितना है? 6.24% है राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का। इसमें 2688 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अति सघन वेरी डेंस फॉरेस्ट, अति सघन डेंस फॉरेस्ट वेरी डेंस फॉरेस्ट 1.12%, 4,000 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मध्यम सघन वन 1.66% में है तथा 8355 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र खुले वन ओपन फॉरेस्ट 3.46% के अंतर्गत है। तो यूपी में जो डेंस फॉरेस्ट है वो यूपी के क्षेत्र का 1.12% है और जो मध्यम सघन वन है वो 1.66% है और खुले वन ओपन फॉरेस्ट 3.46% है। इस 6.24% में ये शेयर है। आईएसएफआर 2021 के आंकड़ों की तुलना में राज्य में वनावरण 118 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? 118 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है वनावरण में। कितना हुआ वृद्धि? 118 स्क्वायर किलोमीटर ये वृद्धि हुई है वनावरण में। अगर वनावरण की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले की बात किया जाए तो सोनभद्र पहले पे है। फर्स्ट पे सोनभद्र है, वनावरण सबसे ज़्यादा सोनभद्र में है। दूसरे पे लखीमपुर खीरी है और तीसरे पे मिर्ज़ापुर है। कौन कौन से हैं वनावरण क्षेत्र वाले ज़िले में? सोनभद्र पहले पे, दूसरे पे लखीमपुर, तीसरे पे मिर्ज़ापुर। सोनभद्र, लखीमपुर, मिर्ज़ापुर। न्यूनतम की बात की जाए तो भदोही संत रविदास नगर जो है इसमें सबसे कम वनावरण है 37 स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 37 स्क्वायर किलोमीटर ये भदोही संत रविदास नगर में है। दूसरे पे मऊ आएगा और तीसरे पे संभल। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत के मामले में बात किया जाए, अगर वनावरण के प्रतिशत के मामले में बात किया जाए तो इसमें भी वनावरण में भी प्रथम पे सोनभद्र है, प्रतिशत के मामले में भी सोनभद्र ही पहले पे है। पहले पे सोनभद्र है प्रतिशत में भी। और न्यूनतम वनावरण प्रतिशत की बात करें तो न्यूनतम में संभल जो क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरे पे है, न्यूनतम में वो प्रतिशत के मामले में पहले पे है वनावरण में। उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण 8,950 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 8,950 स्क्वायर किलोमीटर वृक्षावरण है, ट्री कवर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.72% है। कुल भौगोलिक क्षेत्र में 3.72% ट्री कवर है उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार राज्य में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर को अगर जोड़ दिया जाए यूपी में तो 23,996 स्क्वायर किलोमीटर है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 9.96% है। कितना है? 9.96% राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का फॉरेस्ट और ट्री कवर मिला के है। और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से ये होना चाहिए डेटा 33%। तो हम लोग स्टैंडर्ड से नीचे हैं अभी फॉरेस्ट और ट्री कवर में यूपी में।
बात की जाए सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन। सोनमर्ग का अर्थ है सोने का मैदान, मीडो ऑफ गोल्ड। यह श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम के साथ जम्मू कश्मीर के लोकप्रिय पर्यटन गंतव्यों में से एक है। सोनमर्ग क्या है? एक पर्यटन गंतव्य है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जहां अन्य तीनों स्थल वर्षभर पर्यटकों के लिए उपलब्ध रहते हैं, वहीं सोनमर्ग को NH1 पर भारी बर्फबारी और हिमस्खलन के कारण एक अद्वितीय चुनौती का सामना करना पड़ता है। प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप लगभग 4 माह तक सड़क बंद रहने के कारण सोनमर्ग पर्यटकों की पहुंच से दूर रहता है। तो होता क्या है, जैसे बाकी जगहें टूरिस्ट स्पॉट है जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम जैसे टूरिस्ट स्पॉट हैं, वो साल भर ओपन रहते हैं, मगर यहाँ पे रीच बंद हो जाती है NH1 पे बर्फ़बारी के कारण। जब ठंडी का मौसम आता है, NH1 पे भारी बर्फ़बारी होती है, हिमस्खलन होता है, जिसके कारण 4 माह तक सड़क मार्ग बंद हो जाता है। तो सोनमर्ग जो है वो पर्यटकों की पहुँच से दूर हो जाता है, वहाँ पर्यटन प्रभावित होता है। इस क्षेत्र में सभी मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जेड मोड प्रोजेक्ट को आरंभ किया गया। जेड मोड प्रोजेक्ट का यही पर्पज़ है कि साल भर वहाँ पे कनेक्टिविटी बनी रहे, जिससे टूरिज्म बना रहे वहाँ का। 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया। किसने उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया जेड मोड सुरंग का। इस सुरंग का पुनर्नामकरण सोनमर्ग टनल पड़ा। सोनमर्ग टनल इसका पुनर्नामकरण हुआ। जेड मोड सुरंग जम्मू और कश्मीर के गंदरबल ज़िले में स्थित है। ये टनल कहाँ पे है? गंदरबल ज़िले में है। इस सुरंग परियोजना की कुल लंबाई 12 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है इस परियोजना की? 12 किलोमीटर। इसे 2700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया। कितनी लागत लगी इसमें? 2700 करोड़ रुपए से अधिक। इस परियोजना में 6.426 किलोमीटर लंबी मुख्य सुरंग, एक 6.412 किलोमीटर लंबी समानांतर निकास सुरंग पैरेलल स्केप टनल और दोनों तरफ कुल 5.568 किलोमीटर लंबी पहुंच सड़क अप्रोच रोड शामिल है। इसकी कुल लंबाई 12 किलोमीटर है, जिसमें पैरेलल स्केप टनल 6 किलोमीटर है और 5.568 किलोमीटर अप्रोच रोड है। यह 2 लेन वाली द्विदिशात्मक सड़क सुरंग बाई डायरेक्शनल रोड टनल गंदरबल जिले में गगनगीर और सोनमर्ग के बीच बनाई गई है। किसके बीच? गगनगीर और सोनमर्ग, इसके बीच ये बनाया गया है। अगली बात हो रही है केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की। केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना, तो इसकी बात किया जाए तो 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना केन बेतवा रिवर लिंकिंग नेशनल प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2024 को किया। क्या किया? केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना। इस परियोजना का शिलान्यास मध्य प्रदेश के खजुराहो में हुआ। कहाँ हुआ इसका शिलान्यास? मध्य प्रदेश के खजुराहो में। यह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना NPP के तहत देश की पहली नदियों को जोड़ने वाली परियोजना फर्स्ट इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोजेक्ट है। कौन सी ये फर्स्ट इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोजेक्ट ये बनी है? कौन सी? केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। परियोजना के तहत छतरपुर जिला मध्य प्रदेश स्थित दौधन गांव में केन नदी पर एक बांध का निर्माण किया जाएगा। कहाँ निर्माण किया जाएगा? दौधन गांव में किया जाएगा। दौधन गांव कौन से जिले में? छतरपुर जिला मध्य प्रदेश में। किस नदी पे बांध का निर्माण किया जाएगा? केन नदी पे। केन बेतवा लिंक परियोजना की कुल लागत 44,605 करोड़ रुपया है। 44,605 करोड़ रुपया इस परियोजना की लागत है। ये कहाँ पे है? केन MP में। यह परियोजना जल की कमी से जूझते हुए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य तक विस्तारित बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी है। तो आप जानते हैं बुंदेलखंड एक सूखा इलाका है, तो वहाँ पे कृषि की उत्पादकता और प्रॉपर मानसून नहीं होता, इस कारण जल की कमी और दिक्कतें होती हैं जल से संबंधित। तो इस कमी को दूर करने के लिए बुंदेलखंड के क्षेत्र में इस योजना का उपयोग किया जाएगा। अब देखो GS के पॉइंट ऑफ व्यू से
पूछा एग्ज़ाम में आ जाता है कि केन जो है यमुना में कहाँ पे मिलती है, तो ये बांदा जिला उत्तर प्रदेश का है, उसके चिल्ला गांव में ये यमुना से मिल जाती है। केन नदी बांदा जिले में चिल्ला गांव में यमुना से मिल जाती है। इस पे राने जलप्रपात, राने फॉल्स जो है वो पर्यटक आकर्षण केंद्र है। राने फॉल्स जो है ये केन नदी पे है। केन नदी पे राने फॉल्स है। केन नदी पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। कहाँ से? पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर केन नदी गुजरती है, पन्ना टाइगर रिजर्व से। बेतवा नदी की बात की जाए तो बेतवा नदी का उद्गम स्थल रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? रायसेन जिला से बेतवा नदी का उद्गम होता है। बेतवा नदी पर राजघाट, परीक्षा और माता टीला बांध निर्मित किए गए हैं। कौन कौन से? राजघाट, परीक्षा और माता टीला, ये 3 बांध, ये बहुत क्वेश्चन में फ्रिक्वेंट आता है। ये 3 बांध बेतवा नदी पर निर्मित किए गए हैं। जीएस का भी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखना है कि जीएस का भी कोई क्वेश्चन इसमें से करंट से संबंधित बहुत बार जीएस से क्वेश्चन पूछते हैं। बात करते हैं मसाली। इसी एक और फ्लोटिंग सौर परियोजना लगी है एमपी में, जिसका नाम है ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना, ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। इसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री महोदय ने 25 दिसंबर 2024 को किया। ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क में स्थित है। कहाँ स्थित है? ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क में, जो खंडवा जिले में है, एमपी के। यह परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं में से एक है। उल्लेखनीय है कि ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क भारत में स्थित सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क है। भारत में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कौन है? ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क। इस पार्क की कुल क्षमता 600 मेगावाट है। क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट की। अब बात करते हैं मसाली की, जो भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव है। सीमावर्ती सौर गांव पहला जो है भारत का, वो मसाली है। बोडेरा जो है पहला सोलर पावर्ड गांव था भारत का, मगर पहला जो कोस्टल हुआ, सीमावर्ती हुआ, बॉर्डर हुआ, वो जो है मसाली गांव बना। दिसंबर 2024 में मसाली को भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव, इंडियाज़ फर्स्ट बॉर्डर विलेज घोषित किया गया। यह गुजरात के बनासकांठा जिले के सुईगाम तालुका में स्थित है। तो क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से कि भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव, इंडियाज़ फर्स्ट बॉर्डर सोलर विलेज कौन सा है? तो मसाली है। मसाली कहाँ पे स्थित है? ये बनासकांठा जिले के सुईगाम तालुका में स्थित है। कौन से स्टेट में? गुजरात में। भारत का पहला संविधान संग्रहालय। भारत का संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इसकी यादों को समाहित करने के लिए एक म्यूज़ियम बनाया गया है, संविधान का संग्रहालय बनाया गया है। 23 नवंबर 2024 को केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भारत के प्रथम संविधान संग्रहालय, इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया 23 नवंबर 2024 को। किसने उद्घाटन किया इसका? केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा। एक संग्रहालय का उद्घाटन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में किया गया। उद्घाटन कहाँ हुआ इसका? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। इस म्यूजियम का उद्घाटन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में हुआ। इस संग्रहालय का उद्घाटन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर के उपलक्ष्य में किया गया। भारत के संविधान की आपको अपनाने की 75वीं वर्षगांठ थी 2024 में, उसके उपलक्ष्य में इस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। उल्लेखनीय है कि ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में संविधान अकादमी और अधिकार एवं स्वतंत्रता संग्रहालय, द कॉन्स्टिट्यूशन अकेडमी एंड द राइट्स एंड फ्रीडम्स म्यूजियम की स्थापना की गई। और वहीं पे ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में ही सामवेद
भारत के प्रथम संविधान संग्रहालय के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ भारत के पहले संग्रहालय टूर गाइड रोबोट पहला संग्रहालय टूर गाइड रोबोट का अनावरण भी किया गया। इस रोबोटिक टूर गाइड को संविद नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? संविद नाम दिया गया रोबोटिक टूर गाइड को। अब बात करते हैं झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, जो 2024 में हुए थे। झारखंड विधानसभा चुनाव की बात करें तो झारखंड में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 81 है। झारखंड में 81 सीट्स हैं विधानसभा में, और 2 चरण में 2 फेज़ में यहाँ के चुनाव हुए हैं। दो फेज़ में चुनाव हुए, जिसमें राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक ने 2/3 बहुमत हासिल किया। 2/3 बहुमत से जेएमएम के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक जो है यहाँ पे 2/3 बहुमत हासिल किया, और उसको 81 में से 56 सीटें मिली। और इसी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कौन नया सीएम बना झारखंड का? हेमंत सोरेन, जेएमएम के, झारखंड मुक्ति मोर्चा के। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ विधानसभा की 288 सीट्स है, और चुनाव परिणाम के अनुसार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वाले महायुति गठबंधन, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, अजीत पवार के नेतृत्व वाली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कई अन्य छोटे दल भी शामिल हैं। इसने जीत हासिल की महायुति गठबंधन ने बीजेपी के नेतृत्व में। महायुति गठबंधन ने 235 सीटें 288 में से जीती, जबकि महाविकास अघाड़ी एमवीए गठबंधन मात्र 50 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सका। पाँच दिसंबर 2024 को भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया। तो महाराष्ट्र के नए सीएम कौन बने? देवेंद्र फडणवीस जी बने। साथ ही शिवसेना के एकनाथ शिंदे एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत अनंतराव पवार ने उप मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया। डिप्टी सीएम 2 बने, 2 एकनाथ शिंदे और दूसरे अजीत पवार जी, ये 2 डिप्टी सीएम बने। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अब बात करते हैं राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की, नेचुरल फार्मिंग की। प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग एक प्रकार की रसायन मुक्त खेती, केमिकल फ्री फार्मिंग है। नेचुरल फार्मिंग जो है एक केमिकल फ्री फार्मिंग है, जो पशुधन जिसमें देशी गाय की प्राथमिकता आधारित स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर आधारित है। किसानों को रसायन मुक्त खेती को अपनाने के लिए प्रेरित करने और प्राकृतिक खेती की पहुंच का विस्तार करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक स्वतंत्र और पृथक योजना के रूप में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, नेचुरल फार्मिंग मिशन और नेचुरल फार्मिंग को प्रतिपादित किया है। किसको किया है? नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग, इसको प्रतिपादित किया गया। 25 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग को आरंभ किए जाने की स्वीकृति प्रदान की। यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आरंभ की गई। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत इस योजना को आरंभ किया गया। इस योजना हेतु कुल परिव्यय, टोटल आउटले जो है इस योजना का 2481 करोड़ रुपया परिव्यय रखा गया है, जो 15वें वित्त आयोग की अवधि वर्ष 2025-26 तक होगा। इसका खर्चा रखा गया, आउटले रखा गया है 15वें वित्त आयोग की अवधि तक 2025-26 तक 2481 करोड़ रुपए का। इस पहल का उद्देश्य देश के 1 करोड़ किसानों तक पहुंचना और 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की शुरुआत करना है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि 1 करोड़ किसानों तक पहुंचना है और 7.5 लाख हेक्टेयर में नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती की शुरुआत करना है। साथ ही आवश्यकता आधारित 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर, जैव इनपुट संसाधन केंद्र, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर 10,000 स्थापित किए जाएंगे। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर स्थापित किए जाएंगे। किसके तहत? नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग।
इस मिशन के तहत लगभग 2000 प्राकृतिक खेती मॉडल प्रदर्शन फार्म 2000 मॉडल डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म्स स्थापित किए जाएंगे। कितने? 2000 मॉडल डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म्स भी स्थापित किए जाएंगे इस मिशन के तहत। तो अगली बात हो रही है अटल इनोवेशन मिशन 2.0 की। सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन जो 2016 में शुरू हुआ था, इसका दूसरा फेज़ स्टार्ट कर दिया और इसको एक्सटेंड कर दिया गया। अटल मिशन इनोवेशन मिशन 2.0 को 31 मार्च 2028 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके तहत अटल इनोवेशन मिशन 2.0 के माध्यम से 2 नए कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। एक है लैंग्वेज इंक्लूसिव प्रोग्राम ऑफ इनोवेशन लिपि। इसके तहत 22 जो हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं उसमें नवाचार, इनोवेशन और उद्यमिता परितंत्र को निर्माण करना, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम का निर्माण करना। और दूसरा है फ्रंटियर प्रोग्राम। फ्रंटियर प्रोग्राम जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर राज्य नॉर्थ ईस्ट और जो आकांक्षी ज़िले हैं और ब्लॉक हैं उसमें नवाचार और उद्यमिता के अनुकूल वातावरण का निर्माण करेगा। ये दोनों मिशन अटल इनोवेशन मिशन 2.0 के तहत काम करेंगे और इन क्षेत्रों में 2500 नई अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित की जाएंगी। कितनी? 2500 नई। इस वक्त भारत को स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाने की बात हो रही है और हायर एजुकेशन पे पूरा फोकस है। तो इसी सिलसिले में सरकार ने पीएम विद्या लक्ष्मी योजना लाई है। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का जो मुख्य काम होगा वो जो है वित्तीय सहायता प्रदान करना होगा ताकि आर्थिक बाधाओं के कारण भारत का कोई भी युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित ना रह जाए। इसलिए उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना है। कैसे करेंगे? उच्च शिक्षा के लिए ऋण देंगे। कैसे देंगे? बिना जमानत के देंगे। गारंटी मुक्त ऋण होगा। क्या होगा? गारंटी मुक्त ऋण होगा जो बिना जमानत के होगा और ये उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए छात्रों को दिया जाएगा ताकि कोई भी छात्र उच्च शिक्षा से वंचित ना रह पाए। इसके पात्रता के संबंध में जो नियम है उसमें नियम है कि एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग में वो कॉलेज लिस्टेड होना चाहिए, जो संस्थान है, जो इंस्टीट्यूशन है वो एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग में लिस्टेड होना चाहिए। और एनआईआरएफ की ओवरऑल जो कल हमने एनआईआरएफ पढ़ा था 9th एनआईआरएफ 9th एनआईआरएफ रैंकिंग जो हमने पढ़ी थी कल, उसमें ओवरऑल में कैटेगरी स्पेसिफिक में और डोमेन स्पेसिफिक में टॉप 100 संस्थानों में वो शिक्षण संस्थान होनी चाहिए। दूसरा, एनआईआरएफ की जो स्टेट रैंकिंग आती है उसमें वो संस्थान टॉप की 200 रैंक में हो, या तो टॉप 100 संस्थान में हो एनआईआरएफ के ओवरऑल कैटेगरी स्पेसिफिक और डोमेन स्पेसिफिक में, या 200 रैंक तक हो स्टेट की रैंकिंग में एनआईआरएफ की। और केंद्र सरकार के द्वारा प्रशासित एडमिनिस्ट्रेटेड जो भी संस्थान हैं वो इस रैंकिंग के अंतर्गत आते हैं। लाभ क्या प्रदान किया जाएगा इसमें? 7.5 लाख रुपए तक के ऋण के लिए छात्रों को 75% क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। कितने तक के ऋण के लिए? 7.5 लाख तक के ऋण के लिए मदद की जाएगी इसमें। फिर बात होती है नमो ड्रोन दीदी की, कृषि से संबंधित। भारत जो है उर्वरकों का फर्टिलाइजर्स का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। कंज्यूमर जो है दूसरा सबसे बड़ा है, सेकंड, और उत्पादक भी है तीसरा सबसे बड़ा। फिर भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उर्वरक नहीं है, तो इसलिए हम एक बड़े आयातक भी हैं, इम्पोर्टर भी हैं उर्वरक के। दुनिया के दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर, तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक, मगर दुनिया के एक बड़े इम्पोर्टरों में भी हमारा नाम आता है। तो इसी सिलसिले में 28 अक्टूबर 2024 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा नमो ड्रोन दीदी योजना के परिचालन दिशा निर्देश ऑपरेशन गाइडलाइंस जारी की गई। नमो ड्रोन दीदी योजना जारी किया गया, उसके ऑपरेशनल गाइडलाइंस। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूह, 15,000 एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, उनको ड्रोन प्रदान किए जाएंगे। क्या प्रदान किए जाएंगे? ड्रोन प्रदान किए जाएंगे। किसको किए जाएंगे? स्वयं सहायता समूह किए जाएंगे। कितने स्वयं सहायता समूहों को? 15,000। ये क्या होगा? इन ड्रोन का काम क्या होगा? ये कृषि उद्देश्यों के लिए किराए पर दिए जाएंगे किसानों को दिए जाएंगे कृषि उद्देश्यों के लिए किराए पे। ये क्या करेंगे? नैनो उर्वरक, जो नैनो फर्टिलाइज़र होते हैं और कीटनाशक होते हैं, उनके छिड़काव का काम करेंगे। क्या करेंगे? छिड़काव का काम करेंगे। किसके? नैनो फर्टिलाइज़र के और कीटनाशकों के।
और एक ड्रोन का खर्चा कितना आएगा? कुल 10 लाख रुपया खर्चा होगा एक ड्रोन पे। महिला स्वयं सहायता समूह जो है वो 80% लागत देगी, और उसको 80% लागत देगा केंद्रीय वित्तीय सहायता से मिलेगी। 80% जो लागत का है 10 लाख का, 8 लाख वो मिलेगा स्वयं सहायता समूह को, केंद्रीय वित्तीय सहायता के तौर पे मिलेगा। और जो ये ड्रोन में जो महिलाएं काम करेंगी, नमो ड्रोन जो होंगी, उनको कहा जाएगा ड्रोन दीदी, उनको नाम दिया गया ड्रोन दीदी का। अभी कुछ दिन पहले पिछले साल हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव हुए। तो इधर बीच हरियाणा में हुए, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, भी चुनाव हुए। दिल्ली में भी चुनाव हुए, महाराष्ट्र में भी हुए और झारखंड में भी हुए। हरियाणा जम्मू कश्मीर में हुए सबसे पहले इधर। तो इन जगहों पे विधानसभा की कितनी कितनी किस स्टेट में सीट है वो याद रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हरियाणा विधानसभा में चुनाव में, हरियाणा में विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। इसका चुनाव कितने चरण में हुआ? एक चरण में हुआ 5 अक्टूबर 2024 को। और पहली बार जो है 85 वर्ष से अधिक आयु वाले और दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान की सुविधा दी गई। क्या दी गई? घर से मतदान की सुविधा दी गई। किसको दी गई? 85 वर्ष से अधिक उम्र वाले और दिव्यांग मतदाताओं को। 15वीं हरियाणा विधानसभा के गठन के लिए चुनाव परिणाम 8 अक्टूबर को जारी हुए। कौन सी विधानसभा थी ये? 15वीं विधानसभा थी। और बीजेपी ने राज्य में लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की। ये ऐसा पहला अवसर बना जब कोई लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए सरकार बनाने में सफल हुआ है। कितनी सीटें जीती बीजेपी ने? 48 सीटें। कितने में से? 90 में से। 90 में से 48 सीटें जीती बीजेपी ने। और नायाब सिंह सैनी जो है दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। कौन बना? नायाब सिंह सैनी बने। ये कहाँ से, किस विधानसभा से लड़े थे? लडवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विजयी हुए थे। कौन से निर्वाचन क्षेत्र से? लडवा से। और उसी के साथ जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे भी 90 सीट। तो याद करना आसान हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में भी 90 सीट, हरियाणा में भी। हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर दोनों जगह पे 90 सीटें थीं। जम्मू कश्मीर में 90 में से 7 सीटें अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित। थोड़ा सेंसिटिव स्टेट था, सिक्योरिटी के ज़्यादा कंसर्न थे, इसलिए 3 फेजेस में चुनाव हुआ यहाँ का। और स्टेट बनने के बाद यहाँ का ये पहला विधानसभा चुनाव था। पहला विधानसभा चुनाव हुआ जम्मू कश्मीर का, स्टेट बनने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव हुआ। यहाँ पे भी घर से होम वोटिंग की, मतदान की, होम वोटिंग की सुविधा दी गई। किसको दी गई? दिव्यांगजनों को, 40% से अधिक जो विकलांग हैं, और 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को। यहाँ पे जीता कौन? जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के गठबंधन ने कुल 90 सीटों में से, यहाँ पे भी 90 सीट थी, उसमें से 49 जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन ने जीता। मुख्यमंत्री बने उमर अब्दुल्ला, ये पहले मुख्यमंत्री बने केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री। और सुरेंद्र कुमार चौधरी उप मुख्यमंत्री बने। एआई पे पूरी दुनिया का फोकस है, तो हम भी क्यों पीछे रहें? तो इसीलिए भारत ने 3 नए एआई उत्कृष्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये घोषणा किसने की? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। अब जो ये 3 अलग अलग क्षेत्र थे, उसमें पहला क्षेत्र था स्वास्थ्य क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र कृषि क्षेत्र और तीसरा क्षेत्र सतत शहर क्षेत्र। स्वास्थ्य क्षेत्र यहाँ यानी हेल्थ सेक्टर में जो एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, वो आईआईटी दिल्ली और एम्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली द्वारा किया जाएगा। इसका नेतृत्व जो है आईआईटी दिल्ली और एम्स दिल्ली द्वारा किया जाएगा। किसका? हेल्थ वाले का। एग्रीकल्चर का जो एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है उसका जो नेतृत्व कौन करेगा? आईआईटी रोपड़ करेगा। और सस्टेनेबल सिटीज सतत शहर का जो एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है उसका नेतृत्व आईआईटी कानपुर करेगा। तो इसके लिए वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक की अवधि के लिए 990 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय के साथ इन 3 सेंटरों की स्थापना को मंजूरी दी गई। भारत का जो प्रथम व्यवहारिक एआई डेटा बैंक है, प्रथम, कोई भी चीज़ प्रथम वो इम्पोर्टेंट है, उसका उद्घाटन किसने किया? माननीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने किया। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। इंडियाज़ फर्स्ट प्रैक्टिकल एआई डेटा बैंक,
जो भारत का पहला प्रैक्टिकल एआई डेटा बैंक है उसका। भारत एक हिस्टोरिकल वो देश है, यहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स रहे, बहुत सारी ट्राइब्स रही, बहुत सारे विविधताएं रही, डाइवर्स कल्चर रहा, और इसी के तहत भारत अपनी विरासत को सजोना चाहता है, बचा के रखना चाहता है। इसलिए नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की स्थापना की घोषणा की गई। ये कहाँ पे इस्टेब्लिश होगा? लोथाल में। ये क्या करेगा? विविध एवं समृद्ध कलाकृतियों, आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं उनको संग्रहित और प्रदर्शित करेगा, और ताकि लोग इसके बारे में जागरूक और शिक्षित हो पाएँ। हमारी गौरवशाली जो विरासत है, समुद्री विरासत, उसके बारे में जागरूक और सुरक्षित हो पाएँ। प्रथम चरण इसका निर्माण का 2025 के अंत में पूरा हो जाएगा। ये बनेगा लोथाल में। 2 चरणों में इसका काम होगा। प्रथम चरण 2025 में पूरा हो जाएगा, इसका काम होगा 2 चरणों में। ठीक, इसका काम 2 चरणों में पूरा होगा लोथाल का। लोथाल शहर किस लिए फेमस था, इसको भी कमेंट करके बताओ कि लोथाल में सिंधु घाटी का शहर था और क्या क्या वहाँ पे अवशेष मिले थे। क्योंकि भारत को स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाने की बात हो रही है, और युवा आबादी हमारी जो है 67% पॉपुलेशन जो है 18 से 35 की उम्र में एज ग्रुप में है, 64% आबादी अपनी। तो भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने के लिए कौशल को डेवलप करना होगा। जब कौशल को डेवलप करना होगा तो कौशल के लिए संस्थान खोलने होंगे। तो ये संस्थान इसी तरह का एक संस्थान खुला है मुंबई में खुला है, जिसका उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री महोदय ने कोई भी चीज़ का उद्घाटन किया तो वो हो गई इम्पॉर्टेंट। किसने उद्घाटन किया? और ये जो सार्वजनिक निजी साझेदारी के तहत इस संस्थान को खोला जाएगा। कैसे खोला जाएगा? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे। और ये किसकी पार्टनरशिप में है? केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और टाटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, ये दोनों की साझेदारी के तहत इसको स्थापित किया गया है। हाँ, और 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज तो ऑलरेडी है संविधान में 8वें अनुसूची में, और उसके साथ 5 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी दिया जा रहा है। ये 5 भाषाएं कौन कौन सी हैं? पहले 6 भाषाएं ऑलरेडी क्लासिकल लैंग्वेजेस थी, और 5 और भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। कौन कौन सी हैं? मराठी है, पाली और प्राकृत है, असमिया और बंगाली है। ये 5 भाषाओं को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो अब टोटल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हो गई? 6 पहले की और 5 अभी की, मतलब हो गई टोटल 11। जब 11 हो गई, 5 भाषाएं नई आके, तो ये 6 पूर्व भारतीय भाषा कौन कौन सी भाषा थी क्लासिकल लैंग्वेजेस? संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़ीसा। टोटल हो गई 11। शहरी सुशासन सूचकांक प्रजा फाउंडेशन द्वारा इसकी घोषणा लॉन्च किया गया। क्या नाम रखा गया? शहरी शासन सूचकांक, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स। ये किसने लॉन्च किया? प्रजा फाउंडेशन ने लॉन्च किया। कौन सा संस्करण है इसका? द्वितीय संस्करण है। प्रजा फाउंडेशन इंडेक्स का ये दूसरा संस्करण है। इस दूसरे संस्करण का क्या नतीजे रहे? पहले नंबर पे आया केरल आया इसमें पहले नंबर पे, जिसका स्कोर रहा 59.31। केरल का क्या स्कोर रहा? 59.31। ये आया पहले नंबर पे। और ये बहुत फेमस वो नहीं है, सूचकांक नहीं है, इसलिए इसका खाली प्रथम स्थान याद करना आवश्यक रहता है। और बात करें बिहार की, तो बिहार इस सूचकांक में 15वें स्थान पे रहा। और यूपी जो है, यूपी से संबंधित एग्ज़ाम है अपना, यूपी PCS प्री का, इसलिए कोई भी एग्ज़ाम हो यूपी से संबंधित, उसमें यूपी ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यूपी का जो स्कोर है इसमें 40.7 रहा। और स्थान कौन सा रहा? यूपी का 16वां स्थान, बिहार से 1 स्थान पीछे। एक राष्ट्र एक चुनाव की जो परिकल्पना थी वो भी मूर्त रूप ले चुकी है, और इसको सजेशन दिया था भारत के विधि आयोग ने, लॉ कमीशन ने, अपनी 170वीं रिपोर्ट में। इसकी मंजूरी कब दी गई? 18 सितंबर 2024 को एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके लिए कमेटी बनी थी, जो सुझाव किसने दिया था? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने इसका सुझाव दिया था। इसने क्या सुझाव दिया था कि 2 चरण में चुनाव कराए जाएंगे। पहला चुनाव होगा लोकसभा एवं विधानसभाओं के चुनाव आयोजित कराए जाएंगे पहले चरण में लोकसभा एवं विधानसभाओं के चुनाव आयोजित कराए जाएंगे। और प्रथम चरण के दूसरा जो चरण होगा वो प्रथम चरण के 100 दिनों के अंदर होगा, जिसमें लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन सेकंड फेज़ में कराए जाएंगे।
सेकेंड फेज़ में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन कराए जाएंगे। तो 2 फेजेस में इलेक्शन होंगे वन नेशन वन इलेक्शन के तहत। पहला फेज़ होगा लोकसभा और विधानसभा का। पहले फेज़ में लोकसभा एंड विधानसभा, और दूसरे फेज़ में 100 दिनों के अंदर विदिन 100 डेज दूसरे फेज़ के इलेक्शन होंगे जो लोकल बॉडीज़ के लिए होंगे। ये रिकमेंडेशन कोविंद कमेटी ने दिया। कितने मेंबर थे कोविंद कमेटी में? 8 सदस्य थे, 8 मेंबर्स थे। और इसमें कौन कौन सदस्य थे? हमारे केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री, होम मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह। और दूसरे सदस्य थे इसके गुलाम नबी आज़ाद। वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, इससे पहले जो वित्त आयोग था, फाइनेंस कमीशन था, उसके पूर्व अध्यक्ष NK सिंह। लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष सी कश्यप। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे। संजय कोठारी, पूर्व मूर्ख सतर्कता आयुक्त। विजिलेंस कमिश्नर, इससे पहले वाले संजय कोठारी। और अर्जुन राम मेघवाल, जो माननीय लॉ मिनिस्टर हैं अभी और विशेष आमंत्रित सदस्य रहे इस कमेटी के। सचिव डॉक्टर नितेंद्र चंद्र, ये सचिव भारत सरकार हैं विधि एवं कार्य विभाग द्वारा विभाग के। इन्होंने रिपोर्ट मार्च 2024 में प्रेसिडेंट हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सौंप दिया था। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक SDG इंडिया इंडेक्स की। SDG इंडिया इंडेक्स जो है प्रथम बार आया था 2018 में। ये नीति आयोग की एक पहल है, नीति आयोग की एक पहल है, इसलिए इसकी बात इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ये 12 जुलाई 2024 को इसका चौथा संस्करण आया। SDG इंडेक्स का चौथा संस्करण आया 12 जुलाई 2024 को। नीति आयोग के बारे में जाने तो इसके उपाध्यक्ष इस वक्त सुमन बेरी हैं। और इस SDG इंडेक्स का सतत विकास जो गोल हैं, लक्ष्य हैं, उनका जो इंडेक्स बना, उसका विषय जो है था इस बार का विकसित भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास। कहीं भी कोई भी अगर थीम पूछता है किसी उसका और ना यादो भारत के संबंधित कुछ है तो विकसित भारत और सस्टेनेबल सबसे कीवर्ड है। अगर वो कहीं दिख रहा है तो उसको एक बार तुक्का लगा सकते हो। तो इसका थीम था टुवर्ड्स विकसित भारत, सस्टेनेबल प्रोग्रेस, इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा सुधार किया 25 पॉइंट के साथ हमारे अपने राज्य उत्तर प्रदेश ने। ये सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर रहा सुधार के मामले में, वृद्धि के मामले में 25 पॉइंट के साथ सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है यूपी ने दर्ज कराई। और अगर टोटल स्कोर की बात करें तो पहले नंबर पे केरल और उत्तराखंड संयुक्त रूप से पहले नंबर पे रहा। पहले नंबर पे संयुक्त रूप से कौन रहा? केरल और उत्तराखंड। स्कोर भी याद रख लेना, 79 स्कोर था, स्कोर 79। थर्ड पे रहा तमिलनाडु, तमिलनाडु थर्ड पे रहा, इसका स्कोर खाली 1 पॉइंट पीछे था, 78। फोर्थ पे था गोवा और हिमाचल प्रदेश, गोवा और हिमाचल प्रदेश इस इंडेक्स में फोर्थ पे रहा। और सिक्स्थ पे पंजाब और सिक्किम था 76 पॉइंट के साथ। फ्रंट रनर कैटेगरी जो 65 से 99 स्कोर होता है, फ्रंट रनर कैटेगरी में अपना स्टेट उत्तर प्रदेश था। तो उत्तर प्रदेश के बारे में ये डेटा याद करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित एग्जाम है, इसलिए इसके आने की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है। जो प्रदेश से संबंधित डेटा है वो कहीं से भी छूटना नहीं चाहिए। अब एग्ज़ाम को सिर्फ और सिर्फ 19 दिन बचे हैं और 19 दिन में PCS कभी भी गधा मेहनत नहीं मांगता। आपको एक अधिकारी बना रहा है तो आपसे स्मार्ट वर्क की उम्मीद कर रहा है। और लास्ट मोमेंट पे स्मार्ट वर्क क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स पे फोकस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस पॉलिटी हो गया, इकोलॉजी हो गया, साइंस हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इन सेक्शंस पे फोकस करो आप लोग। और फोकस रिवीजन करना है, ज़्यादा ज़्यादा मैक्सिमम रिवीजन्स पे फोकस रखो। उसके लिए समर्पण IAS आपके लिए लेके आया है प्रैक्टिस सेट। आप ये कूपन यूज़ करोगे अमन 25 तो आपको ये प्रैक्टिस सेट सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ का अवेलेबल हो जाएगा, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में। 99 रुपीज़ का बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में 5 सेक्शनल टेस्ट है। ये आप परचेज़ कर सकते हो हमारे समर्पण IAS की वेबसाइट से। और अगर कोई डाउट हो इस बैच को परचेज़ करने में, इस कोर्स को परचेज़ करने में प्रैक्टिस सेट के, तो आप इस नंबर पे 7052510759 पे कॉल करके गाइडेंस ले सकते हो कोर्स परचेज़ करने के लिए। और एग्ज़ाम को दिन कम बचे हैं, मैक्सिमम रिवीजन रखो और इधर उधर डाइवर्ट मत हो, ज़्यादा पैनिक मत करो, स्मार्ट वर्क करो और ज़्यादा ज़्यादा करंट पे ही फोकस रखो। और पॉलिटी वगैरह पे जो इस टाइप के सब्जेक्ट हैं उस पर फोकस रखो। थैंक यू। कल फिर इसी टाइम पे क्लास होगी शाम के 8 बजे।